भगवंत मान पंजाब की सरकार को कैसे चला रहे हैं इसका अंदाजा तो तभी लग गया था जब खुद सीएम को पता चला कि जिस विभाग के लिए उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री बना डाला वो विभाग है ही नहीं। बड़ी बात यह कि मंत्री कुलदीप धालीवाल भी बिना विभाग के 2 साल तक कुर्सी तोड़ता रहा। 2 साल बाद जैसे ही भगवंत मान को इसका पता चला, झटपट अपनी गलती सुधारी और सही ठहराने लगे खुद को। अजीब किस्म की दलीलें भी दी, लेकिन भगवंत मान और उनकी सरकार की जितनी फजीहत होनी थी वो हो चुकी। पंजाब को फिर से जीतने का सपना पाल रहे केजरीवाल अपना सारा वक्त इसी काम में लगा रहे हैं और इसके लिए पंजाब के शासन को दुरुस्त करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है और वो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को पूरी तरह से तबाह कर दिया। असल में पूरा मामला ट्रांसफ़र का है। पंजाब में इन दिनों भगवंत मान ट्रांसफ़र इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन इसी की आड़ में वहाँ जमकर फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रांसफ़र का ऐसा आदेश वायरल हो रहा है जो पूरी तरह से फर्जी है, लेकिन इस आदेश को असली मानकर अफसरों ने ट्रांसफर करवा दिए और फर्जी आदेश 57 क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेवादारों से जुड़े हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े इस आदेश को जिला शिक्षा अधिकारियों ने अमल में लाना भी शुरू कर दिया। यहां हैरान कर देने वाली बात यह है कि किसी भी आदेश पर अमल से पहले उनकी औपचारिक प्रति ली जाती है। अधिकारियों ने औपचारिक कॉपी का भी इंतजार नहीं किया और ट्रांसफर शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे फर्जी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को उन जगहों पर भेजा जाने लगा जहां का जिक्र आदेश में किया गया था और यह पूरा मामला तब पकड़ में आया जब स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक को इसकी जानकारी मिली। उन्हें तुरंत ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी किया गया और बताया गया कि आप लोग जिस आदेश के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं वो ऑर्डर दरअसल फर्जी है। ऐसे कोई आदेश वास्तव में जारी किए ही नहीं गए। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने जानकारी दी, फर्जी आदेश के आधार पर कुछ जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल्स के मुख्य कर्मचारियों का नए स्थानों पर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद महानिदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल्स को बताया गया कि फिलहाल कोई ट्रांसफर आदेश जारी नहीं हुआ, इसलिए आप कोई कार्रवाई न करें। विभाग की ओर से इन लोगों को बताया गया कि यदि ऐसा कोई आदेश आएगा तो वो आधिकारिक ईमेल पर ही आएगा, इसलिए कहीं और से शेयर किए गए आदेश पर भरोसा न करें। इस तरह के फर्जी आदेश ने एक तरफ से विभाग में हलचल मचा दी तो वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अधिकारियों ने ऐसे किसी आदेश को जारी करने से पहले पुष्टि क्यों नहीं की। पूरी जानकारी जुटाए बिना ही कैसे आदेशों पर अमल शुरू कर दिया गया। और हाल ही में केजरीवाल ने अपने दूत मनीष सिसोदिया को पंजाब के स्कूल्स का दौरा करने भेजा था, जिसको लेकर काफी हंगामा भी यहाँ मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शराब घोटाले के कारण अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों जेल गए। इतना ही नहीं, इन्हीं घोटालों की वजह से दोनों अपना अपना चुनाव भी हार गए। दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बोरिया बिस्तर बीजेपी ने समेट कर दिया, लेकिन शराब नीति का सरूर अब तक न तो केजरीवाल के दिमाग से उतरा न ही सिसोदिया के। इसलिए केजरीवाल ने चुनावी हार के बाद सिसोदिया को पंजाब भेज दिया। सिसोदिया अब तक चंडीगढ़ में डटे हैं और वहां बैठकर भगवंत मान सरकार के लिए शराब नीति तैयार कर रहे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया की इस हरकत से पंजाब में खलबली मच गई। पंजाब सरकार के कई मंत्री इसलिए परेशान हैं कि कहीं उनका हाल सिसोदिया जैसा ना हो जाए, क्योंकि फाइलों पर तो केजरीवाल और सिसोदिया के दस्तखत तो होने नहीं हैं और जो दस्तखत करेगा वही फंसेगा। पंजाब सरकार के मंत्रियों और सीएम भगवंत मान इन दिनों ऐसे ही हालातों से गुजर रहे हैं। दिल्ली से केजरीवाल का आदेश आता है और वहां बैठकर सिसोदिया उसका फैसला लागू करवाने का दबाव बनाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया की उपस्थिति ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की नींद उड़ा रखी है। कैबिनेट में पंजाब की नई शराब नीति लाई जाने वाली है, जिसे मनीष सिसोदिया ने तैयार किया है। सुनील जाखड़ ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो को शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, शायद पिछले कुछ दिनों से मनीष सिसोदिया की चंडीगढ़ में उपस्थिति ने पंजाब के मुख्यमंत्री की नींद उड़ा दी है और उनका रक्तचाप बढ़ा दिया है, क्योंकि सिसोदिया पंजाब की नई शराब नीति तैयार कर रहे थे, जिसे आज पंजाब कैबिनेट के सामने पेश किया जाना है। भगवंत मान को अच्छे स्वास्थ्य और आगामी दिनों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही सुनील जाखड़ ने वित्त मंत्री हरपाल चीमा को चेतावनी भी दी और कहा कि चीमा साहब, पंजाब के आबकारी मंत्री के रूप में आप शायद अपना वही हाल नहीं देखना चाहेंगे जो सिसोदिया का हुआ था। भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में आशा की किरण दिखाई दे रही है। इस दिल्ली की शराब पॉलिसी ने दिल्ली के लोगों के सामने कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली पार्टी का चेहरा पेश किया और उनका जो हश्र दिल्ली में हुआ, पंजाब के लोग भी उनका हश्र वही करने वाले हैं। पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग सीएम भगवंत मान के निवास पर होनी है।
इस दौरान पंजाब जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 2004 में संशोधन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पंजाब राज्य NRI आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों की माने तो इस दौरान आबकारी नीति और बजट सत्र की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। जाखड़ ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि पंजाब की नई शराब नीति मनीष सिसोदिया तैयार कर रहे हैं। इस नई शराब नीति पर कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट पर चर्चा हुई और इसे लगभग फाइनल कर दिया गया। जाखड़ ने कहा कि उन्हें अब सीएम मान और वित्त मंत्री हरपाल चीमा की चिंता है, क्योंकि दिल्ली में जो शराब नीति बनाई गई थी उसी की तर्ज पर अब पंजाब में नई शराब नीति बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शशि थरूर बार बार और लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को एक तरह से मुंह चिढ़ा रहे हैं और थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कांग्रेस झिझक रही है। वजह ये कि शशि थरूर केरल में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं, खासतौर से केरल के शहरी इलाकों में। केरल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और थरूर अपनी लोकप्रियता के आधार पर कांग्रेस से अपना हिस्सा मांग रहे हैं, जिसे देने से राहुल गांधी ने साफ तौर से इनकार कर दिया। उसी के बाद से थरूर के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी है। हालांकि कांग्रेस थरूर के मुद्दे पर मीटिंग करने वाली है, लेकिन मीटिंग और उसके नतीजों से पहले ही थरूर ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और एकला चलो के राहुल गांधी के एजेंडे को जमकर धोया। असल में राहुल गांधी का ये मानना है कि अगर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ लगातार गठबंधन करती रही तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसीलिए कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल मंजिल मिल जाएगी, जो छोटे दलों को साथ लेकर चलने से नहीं मिलेगी। इसीलिए दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को टारगेट किया। कांग्रेस का इरादा पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही करने का है। बिहार में कांग्रेस सहयोगी दलों को तेवर दिखा रही है, तो यूपी में अखिलेश यादव के साथ रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। शशि थरूर ने दिल्ली चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में पार्टी की वापसी मुश्किल है, क्योंकि वो 3 बार से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस के भविष्य पर चर्चा करते समय उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस तो फिर भी हर राज्य में 1-2 सीट के साथ मौजूद है, लेकिन ये दल तो एक आध राज्य तक ही सीमित है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर शशि थरूर ने कहा कि दिल्ली में 3 बार हार चुके हैं और जब 3 बार एक राज्य में चुनाव हारते हैं तो हमें भी मालूम है कि वापस आना आसान नहीं है, क्योंकि लोग दूसरे ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। ये तो एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस सिर्फ अलायंस के साथ आगे बढ़ सकती है, जैसे यूपी में कांग्रेस 1996 तक रही और सरकार भी चलाई, लेकिन अब इसकी संभावना बहुत कम है। हम या तो समाजवादी पार्टी या किसी और दल के साथ अलायंस में ही आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में भी यही कहानी है, तमिलनाडु में भी हम अलायंस में हैं, तो हर राज्य की कहानी अलग अलग होती है। शशि थरूर ने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में जो मजबूती कांग्रेस दिखा सकी वो पश्चिम बंगाल और बिहार में नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से आगे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप देश की सरकार में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि हम अकेले आए, हम दूसरे दलों के साथ जो हमारी सोच से मिलते जुलते हैं उनके साथ आगे जा सकते हैं। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस 1-2 सीट के साथ हर राज्य में है, लेकिन ये मत भूलिए कि एक जमाने में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे जिनकी हर स्टेट में प्रेजेंस थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट सिर्फ पश्चिम बंगाल और केरल में है और बंगाल में भी 0 सीट है और केरल में लोकसभा सीट नहीं है। हालांकि केरल विधानसभा में उनकी अच्छी प्रेजेंस है। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट की बात करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बाकी समता पार्टी वगैरह तो चले गए। अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी नेता एक के बाद एक बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। जिस कैग की रिपोर्ट ने यूपीए सरकार का सुपड़ा साफ कर दिया और कांग्रेस का पूरी तरह से बंटाधार हो गया, अब वही कैग रिपोर्ट केजरीवाल के गले की फांस बन गई है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास भेज दी है। लोक लेखा विभाग की रिपोर्ट के बाद ही यूपीए शासन काल में कनिमोई, अशोक चौहान, सुरेश कलमाडी जैसी नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब वैसे ही हालात केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के लिए पैदा हो रहे हैं। बात सिर्फ शराब घोटाले की नहीं है,
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। उन फैसलों की भी जांच करने को आदेश दिए जा रहे हैं जिसे केजरीवाल मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे, जिसके नाम पर देश भर में वोट मांगा करते थे। इन्हीं में से एक पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का था। रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले इनकी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी लगाने में बड़ा घपला सामने आ रहा है, इसीलिए जांच जरूरी है। इसी बीच दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट को पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि जिन इलाकों से बीजेपी के विधायक चुने गए थे उन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए। प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में ऐलान किया कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान बीजेपी विधायकों के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने की जांच होगी। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में अब प्राथमिकता के आधार पर कैमरे लगाए जाएंगे। कई विधायकों ने कहा था कि उनके इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमारे विधायकों के साथ भेदभाव किया। 8 विधायकों के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। यही आरोप बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने लगाए। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जितनी जांच करनी है करें। अरविंद केजरीवाल ने गली गली में कैमरे लगवाकर सबसे ज्यादा सीसीटीवी वाला शहर बनाया। असल में मामला यह है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में 2 चरणों में 4-4 हजार सीसीटीवी कैमरे लगने थे। पहले फेज में 2000 और दूसरे चरण में 2000। इसके लिए बजट भी तय कर दिया गया और कैमरे भी खरीद लिए गए। लेकिन केजरीवाल ने ये कहकर पेच फंसा दिया कि उनके दस्तखत के बिना कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के इलाकों में तो कैमरे लगने दिए, लेकिन बीजेपी वाले इलाकों को छोड़ दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब कैमरे लगे ही नहीं तो वो कैमरे कहां गए। सरकार इस बात की जांच कराना चाहती है जिससे केजरीवाल पर संकट और बढ़ जाए। इस बीच रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को पीएसी में भेज दिया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से साफ है कि शराब नीति को लागू करने में कई गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल और उनके पॉलिटिकल स्टार्टअप को 444 वोल्ट का करंट लगा, तब से केजरीवाल सिर्फ 2 मौकों पर सार्वजनिक तौर पर देखे गए। पहली बार तब जब वे पंजाब के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक करने कपूरथला हाउस गए, और दूसरी बार तब जब वे आतिशी मरलेना को विपक्ष का नेता घोषित करने विधायक दल की बैठक में पहुंचे। केजरीवाल भले ही अपने घर में बैठे हों, लेकिन खबरों में वे लगातार बने हुए। कभी पंजाब का सीएम बनने को लेकर तो कभी पंजाब के रास्ते राज्यसभा जाने को लेकर आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि केजरीवाल राष्ट्रीय नेता हैं, उन्हें सीएम के पद से या फिर राज्यसभा की सीट से भला क्या लेना देना, वे तो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल की ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिख रही जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं के दावों को बल मिल सके। लेकिन इतना जरूर है कि इस दौरान केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ नेशनल और इंटरनेशनल टाइप की बातों को पोस्ट जरूर किया, जैसे विराट कोहली को उनके शतक के लिए बधाई देना, देश की जनता के नाम संदेश देना, राष्ट्र के नाम संदेश जारी करना। अगर इस तरह के पोस्ट से कोई नेशनल नेता बनता है तो फिर केजरीवाल सही रास्ते पर है। लेकिन हकीकत तो ये कि चुनावों में मिली करारी हार से केजरीवाल अंदर तक हिले हुए हैं। केजरीवाल जैसा ही हर्ष उनके करीबी मनीष सिसोदिया का हुआ। दिल्ली में फिलहाल 5 साल तक जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं है। हरियाणा में वे अपना हाथ पहले ही जला चुके हैं। रही बात गुजरात और गोवा की, तो इन राज्यों में जो होना था हो चुका। आम आदमी पार्टी का पूरा खेल ही बिगड़ चुका है। ले देकर अब पंजाब है, जहां जमे रहने के लिए केजरीवाल ही नहीं पूरी आम आदमी पार्टी हाथ पांव मार रही है। यही वजह है कि दिल्ली में करारी हार के बाद से अरविंद केजरीवाल किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। उनके गायब होने से लोगों में उत्सुकता है और साथ ही अटकलें भी तेज हो गई हैं कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा की सीट ले सकते हैं। पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से विधानसभा उपचुनाव लड़वाने का ऐलान किया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अटकलें लगाई कि अरोड़ा की विधानसभा उम्मीदवारी से केजरीवाल की राज्यसभा सीट का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तुरंत एक लाइन के बयान के साथ इन अटकलों को खंडन कर दिया गया। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर अरोड़ा आगामी उपचुनाव जीते हैं तो पंजाब से आम आदमी पार्टी का नया चेहरा कौन होगा जो राज्यसभा में जाएगा। सबसे बड़ा सवाल अभी भी घूम रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहां हैं। वे आखिरी बार विधायक दल की मीटिंग में नजर आए थे जहां आतिशी को विपक्ष का नेता घोषित किया गया था।
पार्टी के टॉप सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ कई अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने का विचार अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकती। फिलहाल आम आदमी पार्टी का फोकस लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव जीतना है और उसके बाद 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी करना। केजरीवाल की दिनचर्या पंजाब में अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी नेताओं के साथ नियमित बैठक करने की है। सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली केजरीवाल राज्य के जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। दिल्ली की हार के बाद सबक लेते हुए केजरीवाल का फोकस अब संगठनात्मक मजबूती और शासन मॉडल पर है। मनीष सिसोदिया पंजाब के दौरे पर है। हाल ही में पंजाब के स्कूल्स के उनके दौरे ने विवाद खड़ा कर दिया और हाल ही में पंजाब सरकार ने ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करने का ऐलान किया। पंजाब पुलिस ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर तक का इस्तेमाल किया। पंजाब में नौकरशाही में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सूबे में पार्टी के लिए अंदरूनी व्यवस्था का बिगाड़ना नेतृत्व के लिए बड़ी चिंता का कारण है। अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अदालतों का जमकर इस्तेमाल किया करते थे और इस बात पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है, क्योंकि यमुना को साफ नहीं कर पाने की नाकामी, खस्ताहाल सीवेज सिस्टम, खराब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए केजरीवाल लगातार हरियाणा सरकार से उलझते रहे। पानी की कम सप्लाई के लिए तो कभी यमुना के प्रदूषण के लिए चुनाव प्रचार के दौरान तो उन्होंने हरियाणा सरकार पर पानी में जहर मिलाने तक का आरोप लगा दिया था, लेकिन केजरीवाल के चुनाव हारते ही पूरी तस्वीर बदल गई। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अहम टिप्पणी कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि दिल्ली में सरकार बदलने से अब यमुना नदी से जुड़े सभी विवाद खत्म हो जाने चाहिए, चाहे यमुना में प्रदूषण का मामला हो या पड़ोसी राज्य हरियाणा से उचित मात्रा में जलापूर्ति का विवाद हो। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पानी की सप्लाई के मुद्दे पर लंबे समय से हरियाणा सरकार से उलझती रही थी। यमुना नदी के जल बंटवारे और प्रदूषण की समस्या पर स्वतः संज्ञान लिए गए मामले पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने जनवरी 2021 में इन मुद्दों पर संज्ञान लिया था और तब से समय समय पर आदेश पारित करती रही है। इस विशेष मामले में मंगलवार को जब जस्टिस BR गवई की पीठ सुनवाई कर रही थी, तब एमिकस क्यूरी मीनाक्षी अरोड़ा दिल्ली और हरियाणा सरकारों के बीच चल रहे विवाद के बारे में बोल रही थी। तभी जस्टिस गवई ने कहा कि लेकिन अब तो सरकार बदल गई है, सरकार बदलने के साथ सभी विवाद सुलझ जाने चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा, बदली परिस्थितियों में बेहतर क्रियान्वयन संभव हो सकता है। दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यमुना हरियाणा में बहती है, उससे पहले वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बहती है और हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का रास्ता तय करती है। यमुना का उद्गम उत्तराखंड में है। दिल्ली के बाद फिर से ये नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और प्रयागराज के पास गंगा में जाकर मिलती है। अब इन सभी राज्यों में भाजपा की सरकार है। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसलिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। अदालत ने इस बात की उम्मीद जताई, अब सभी राज्यों में एक ही राजनीतिक पार्टी की सरकार होने की वजह से यमुना से जुड़े विवाद का समाधान शीघ्र हो सकता है। हालिया दिल्ली चुनावों में यमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा चुनावी था, जिसके बहाने भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला था। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने 2020 के चुनावों में यमुना को साफ करने का बड़ा वादा किया था, लेकिन यमुना साफ नहीं हो सकी। चुनाव के दौरान केजरीवाल ने यमुना के पानी में जहर मिलाने का भी आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर हरियाणा में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब उसकी सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल पंजाब की सियासत में एंट्री करने के लिए रास्ते की तलाश में हैं। उनकी कोशिश लुधियाना वेस्ट से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने की थी, क्योंकि जब केजरीवाल के पंजाब के सीएम न बनने की बातें सामने आई तो उसका केजरीवाल ने कभी खंडन नहीं किया। केजरीवाल को अपने कदम तब वापस लेने पड़े जब उनकी दावेदारी को लेकर विरोध होने लगा। केजरीवाल को ये बात साफ कर दी गई कि दिल्ली से आकर वे किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकते। दिल्ली में ताजा चुनाव हार चुके केजरीवाल अगर पंजाब में भी चुनाव हार जाएंगे तो फिर पूरी पार्टी के बिखरने में देरी नहीं लगेगी और इसी वजह से केजरीवाल ने खुद चुनाव लड़ने का प्लान कैंसिल कर दिया। अपनी जगह मनीष सिसोदिया का नाम आगे बढ़ा दिया, लेकिन केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया का भी विरोध हो गया। आखिरकार फैसला ये हुआ कि केजरीवाल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। इसके लिए संजीव अरोड़ा से बात की गई। उन्हें मंत्री पद का लालच दिया गया और संजीव अरोड़ा इस शर्त पर तैयार हो गए कि उनको चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी पार्टी को लेनी होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी के अंदर जारी इस घमासान की पूरी जानकारी कांग्रेस के पास पहुंचती रही और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ये सारी बातें मीडिया को बताते रहे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कोई तो होगा जो अंदर की बात कांग्रेस के कानों में बता रहा है, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा पहले ही कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। अब जबकि संजीव अरोड़ा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर प्रताप सिंह बाजवा की बातों पर मुहर लगा दी, तो माना जा रहा है कि विधायकों को लेकर उनकी भविष्यवाणी में दम है। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं और राज्यसभा में संजीव अरोड़ा का कार्यकाल 2028 तक का है। जाहिर है विधानसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए अरोड़ा आसानी से तैयार नहीं हुए होंगे। इस बीच पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर से आरोप लगाया
कि केजरीवाल पंजाब के रास्ते राज्यसभा में जाना चाहते हैं। बाजवा ने दावा किया कि केजरीवाल पंजाब के माध्यम से सत्ता में प्रवेश करना चाहते हैं और कुछ राज्यसभा सदस्यों को उनके लिए त्याग करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई है, कई प्रमुख नेता अपनी सीट हार गए। बाजवा ने यह भी दावा किया कि वो कई विधायकों के संपर्क में हैं जो पार्टी बदलने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की खबरों को पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं और मंत्रियों ने खारिज कर दिया। पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अफवाह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी में इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। विपक्ष के नेता विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठा सकते, इसलिए वो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन केजरीवाल का राज्यसभा के जरिए संसद में जाने के पीछे कई रणनीतिक और राजनीतिक कारण है। कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सांसद बनते हैं तो वे सक्रिय राजनीति में एक्टिव होंगे और वे दिल्ली से ही पार्टी की सारी जिम्मेदारियां भी संभाल सकते हैं। उनका फोकस राष्ट्रीय राजनीति में बने रहना हो सकता है। तमाम सियासी अटकलों के बीच अरविंद केजरीवाल की चुप्पी है। पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की चर्चा उठी तो पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान आया, लेकिन केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद से लगातार पार्टी की ओर से अटकलों का खंडन किया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने सियासी प्लान को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।